चलो बालक आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जिसको बोला जाता है हिंदी वाला गुरुत्वीय क्षेत्र, बताइए क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? किसी बॉडी की सराउंडिंग में वो रीजन जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो ठीक वाला, देखो सपोज करते हैं जैसे आप अर्थ पे से अगर कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है, वो नीचे की ओर आती है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ क्या है, उसको अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है बालक? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे सपोज करो, वैसे ये कोई भी एक बॉडी है अगर जिसका मास कैपिटल एम है, सपोज करते हैं एक और बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम। इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा क्या? इनके बीच फोर्स लगेगा। अब एक चीज देखो, इनके बीच फोर्स कितना लगेगा बालक? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन जो भी इनके बीच का डिस्टेंस हो, मान लेते हैं आर है तो अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। यही फोर्स लगता है। अब देखो होगा क्या, अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ाऊं, इस वाले पार्टिकल्स को उठा के मैं अगर दूर ले जाऊं तो बताओ फोर्स क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? फोर्स डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, धीरे धीरे वाला अगर इसको हम दूर लेके जाएंगे तो धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इस पे फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बॉडी है, हर एक बॉडी का अपना एक रीजन होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा बॉडी आएगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा या फोर्स उस पर लगेगा। अगर उस रीजन के बाहर रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये बॉडी है हमारा, कोई भी बॉडी मान लेते हैं, इसका कुछ रीजन होगा इतना बड़ा, इस बॉडी का कितना ये रीजन है। ठीक है, अब एक बॉडी है इसके बाहर है, इस रीजन के बाहर है, ये बॉडी इस पे फोर्स बिल्कुल नहीं लगाएगा क्योंकि इसके रीजन है क्या है? बाहर है। जैसे तुम लोग गांव में लड़ाई करते हो, करते होगे, हर कोई करता है। ठीक है, किसी से लड़ाई और तुम्हारे घर के पास आ जाए तो क्या करते हो? उसको पकड़ कूट देते हो, ऐसा करते हो ना? ठीक है, और तुम गलती से उसके गांव चले गए तो तुम लोग कूटे जाओगे। ठीक है, वैसे हर किसी, जैसे तुम लोग अगर एक मान लेते गांव है, तब पता है कि इस गांव के अंदर हमको कोई छू नहीं सकता है, बाहरी बंदा कोई बाहर से आके नहीं छू सकता है क्योंकि आपका वो रीजन है। ठीक है, तुम्हारा उतने रीजन में चलता है भाई। आप ये बोल सकते हो तुम वहां के क्या हो? गुंडे हो, है? और एक रीजन होता है, आपका पावर के सिर्फ और सिर्फ उतने रीजन में ही चलेगा, उस रीजन के बाहर नहीं चलेगा। मतलब उस रीजन के अंदर कोई अगर दूसरा आया तो आप उस पर फोर्स लगाओगे। अगर उस रीजन के बाहर रहा तो आप बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे, जाके पैरों में गिर जाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से बालक हर एक बॉडी का अपना एक रीजन होता है जिसके अंदर अगर कोई भी दूसरा पार्टिकल आएगा या कोई भी बॉडी आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर उस रीजन के बाहर रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। ये जो रीजन है उस रीजन को ही बोला जाता है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अभी ये तो बाहर, इस पे कोई ये पार्टिकल या ये बॉडी इस पे कोई फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। जैसे ये बॉडी बालक इस रीजन के अंदर आ गया, ठीक है, अभी बॉडी क्या गया इसके इस रीजन के अंदर आ गया, ये बॉडी क्या करेगा? तुरंत इसको फोर्स लगाना शुरू करेगा। मान लेते हैं स्मॉल एम मास है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, और सपोज करते हैं बालक अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो इनके बीच फिर से मैं लिख रहा हूं फोर्स कितना लगेगा बालक? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रीजन जो भी होगा उसी रीजन को क्या बोला जाएगा बालक? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो भी रीजन होगा। इसी में बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू होगी वही बताता है हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको नाम दिया गया है। तो इसी में बालक एक बस छोटा सा टॉपिक रहेगा, या अब बस इसी में लिख लीजिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको बालक यहाँ ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है बालक फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी या पार्टिकल, फोर्स पर यूनिट मास। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है इसका लेंगे, जिसके रीजन में आए हैं, जो बॉडी आया है उसकी बात कर रहे हैं। जिस बॉडी को मूव करा के रीजन के अंदर लाया गया है ये पार्टिकल रहेगा। फोर्स पर यूनिट मास, अगर जैसे मान लेते हैं हमको ये पॉइंट ए पे अगर आया है, पॉइंट ए पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है या उसकी इंटेंसिटी बतानी है, ए को वहां पार्टिकल सपोज करेंगे और उसके मास से डिवाइड करना है, तो फोर्स पर यूनिट मास। अब देखो बालक फोर्स की वैल्यू हमको पता है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर एन। अब देखो एक चीज बालक, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका डायरेक्शन बालक वही होगा जो फोर्स का होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बताओ बालक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि यही फोर्स का डायरेक्शन है, एफ जी लिख लें ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें बालक, तो अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो किसी बुक में आपको ई मिल जाएगा, किसी बुक में आई मिल जाएगा, तो आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बालक, तो हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज इक्वल टू, अच्छा एफ की वैल्यू पता है क्या, देखो तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन मास। देखो एम से एम कट गया क्या, तो E कितना मिला, जी कैपिटल एम बाई। अब इस पूरे फॉर्मूले में क्या पार्टिकल्स का मास आया, पार्टिकल का मास कहीं पे आया है, नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो किसके मास पे करता है बालक, जिस रीजन के अंदर आए हैं, जिस भी बॉडी के रीजन, जिस भी बॉडी के रीजन के अंदर आप आ रहे हैं उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा बालक, आर पे डिपेंड करेगा। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, मतलब जैसे जैसे आप यहां से दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कम होगी। क्योंकि भाई दूर जा रहे हैं तो अब डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो मुझे थोड़ा सा इसका बालक यूनिट बता दो तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर, न्यूटन पर केजी, ये इसका क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे आप, क्या होगा, हाँ बालक, होगा क्या, चलो नोट करो थोड़ा तो।
हो गया? अब देखो, अगर बालक हमको किसी भी पॉइंट पे किसी भी मास के कारण या किसी भी बॉडी के कारण अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो हमें दूसरे पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। जैसे देखो, बिरा दे बालक पूरा ना, जैसे देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट मास है m। अब यहां से r डिस्टेंस में बोलूं, यहाँ एक पॉइंट p है, बताइए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? कितना होगा बालक? जी m अपॉन r स्क्वायर, बस यही होगा। डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये अगर हमारी अर्थ है, ठीक है, यहां से आप किसी भी चीज को ऊपर, कोई भी बॉडी को अगर ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, ठीक है, फाइनली क्या करता है वो नीचे की ओर आता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर फेंक दोगे, इतनी आपके अंदर ताकत नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कोई चीज फेंको वापस आया नहीं है? ऐसा कभी हुआ है कोई चीज फेंको कभी वापस नहीं आया? पेड़ पटक जाता है। ये तब पॉसिबल होगा जब आप किसी और घर में कुछ फेंक रहे हो, तब अपने पास नहीं आएगा वो। ये हो गया ऐसा, फिर कहीं और से ग्रेविटी लगने लगता होगा। क्या बालक, बहुत सोच में डूब गए, सही कह रहे हैं क्या? है ना? किए हो? किसको? दोस्तों को देखे हो? कैसे, मतलब थोड़ा बताओ। अच्छा, मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था। किसको? अरे भाई, ऐसे फेंक के मैसेज ट्रांसफर करते थे। पहले के जमाने में कबूतर हुआ करती थी। पहले के जमाने में ना, हाँ हाँ, अच्छा, तुम नहीं देखे हो? तुम नहीं किए हो? दोस्तों देखे हो करते हुए, तुम क्यों नहीं किए फिर? चलिए कोई नहीं। चलो बालक, अब क्वेश्चन बताओ। देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। मान लो बालक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक यहाँ पे पार्टिकल रखा है जिसका मास m है, एक यहाँ पे पार्टिकल रखा है जिसका मास m, और सभी साइड a के बराबर लेते हैं। तो ये पॉइंट P दिख रहा है आपको? पॉइंट P, इस वाले वर्टेक्स से बताइए कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
हाँ पॉइंट पी पे। देखो वाला कैसे निकालेंगे। अब मुझे पॉइंट पी पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा है तो किसके किसके कारण निकाल सकते हैं। ये तो यहाँ पे पार्टिकल रखा है, इसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसका, और ये जो मास रखा है पार्टिकल इसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो हम दोनों कारण वहां पे निकाले और उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लें, जैसे फोर्स के केस में किए थे, याद है कल किए थे फोर्स के केस में। सेम पूरा पूरा कंसेप्ट वही लगेगा। अब यहाँ एक पार्टिकल है बल्क, तो इसके कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगा, कहीं से डायरेक्शन में होगा, इसी के अलावा होगा क्या। मान लेते हैं कि E1 हुआ, तो E1 की वैल्यू बता सकते हैं क्या, क्या होगा जी एम बाई जे स्क्वायर, यही होगा क्या। ठीक है, ऐसे ही बालक इसके कारण भी यहां पे निकालेंगे। ये M है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। सपोज करते हैं कितना E2 किसके बराबर होगा बालक, जी एम बाई ए स्क्वायर। सेम E1 के बराबर होगा क्या, चलिए तो मान लेते हैं किसके बराबर हुआ, E1 के बराबर हुआ। सही है क्या, E2 होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं बालक, अब हमको पता है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर वेक्टर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं बालक इनका रिजल्टेंट कहीं ये आएगा कितना E, तो E इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या बालक, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, यही फार्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का। ठीक है, अच्छा ये दोनों वैल्यू सेम है तो सपोज कर लें x क्या, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस। अब देखो ये के बीच का एंगल देखना है, इन दोनों के बीच का। अब एंगल कितना होगा बालक यहाँ पे 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितना 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 3x स्क्वायर, x बाहर आएगा x रूट 3। अब x की वैल्यू यही है क्या, क्या है बालक जी एम बाई ए स्क्वायर रूट 3, ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे। कल इसको किए थे ऐसे ही, सेम कंसेप्ट, बस हमें जिस पॉइंट निकालना है वहां मास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलो आगे देखो बालक, एक मान लो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, एक यहाँ पे पार्टिकल रखा है जिसका मास m है, एक यहाँ पे पार्टिकल रखा है जिसका मास m है, ये साइड a है, ये साइड a है, ये पॉइंट p दिख रहा है। तो यहाँ बताइए इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा।
हो गया बालक? कितना आया? देखो इसके कारण वालक यहाँ पे अगर निकालना हो तो कहीं ये डायरेक्शन होगा, मान लो E1, इसके कारण वाला निकालना हो तो ये डायरेक्शन होगा, मान लो E2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा, सपोज करना कितना E1 कितना होगा Gm/a²। क्या E2 भी सेम होगा क्या? सपोज करना कुछ, चलो यहाँ y सपोज कर लेते हैं। तो अब बालक इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या करोगे देखो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बस इतना रहने दे क्या, प्लस 2E1 E2 cos 90 हुआ, cos 90 क्या होता है 0, इसलिए वो टर्म हटा देते हैं। सिंपल से यहाँ क्या मिलेगा बालक, अगर दोनों सेम है तो अंडर रूट क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोले तो y रूट 2, y की वैल्यू कितना Gm/a² रूट, निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चन। गुड। ऐसे अगर स्क्वायर की बात करें, सपोज करते हैं उसके वर्टेक्स पे अगर कुछ पार्टिकल रखते हैं सेम मास का, यहाँ पे मास m, यहाँ भी मास m, यहाँ भी मास m, यहाँ भी मास m, ठीक है। ये स्क्वायर है तो सभी साइड क्या होंगे बालक, सेम होंगे। तो इसके सेंटर में बालक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना, सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा क्या? जैसे देखो इसके कारण यहाँ पे निकालोगे कहीं ये डायरेक्शन होगा, इसके कारण ये डायरेक्शन होगा, ये दोनों क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। वैसे इसके कारण निकालोगे तो कहीं ये डायरेक्शन होगा, इसके कारण निकालोगे तो ये डायरेक्शन होगा, जैसे कल किए थे हम लोग। तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या हो गया 0, फाइनल रिजल्टेंट भी क्या आएगा 0 आएगा। चलिए आगे देखिए, सपोज करते हैं बालक, मैंने तुम लोग को कल एक न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास दिया है 100 kg, ठीक है। और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा बॉडी दिया है जिसका मास है 10,000 kg, ठीक है। तो बताइए फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ऐसा एक पॉइंट बताइए, ठीक है, कहां पे ऐसा एक पॉइंट है जहां पर कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो 0, वही न्यूट्रल पॉइंट होगा, या जहां पे नेट फोर्स क्या हो 0। तो बताइए इसके बीच में कहां पे पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है जहां पर कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है 0। तो मैं लिख दूं फाइंड
न्यूट्रल पॉइंट। कैसे करना है बालक? सपोज कर लेते हैं कहीं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, मान ले पॉइंट पी, ये चलिए एन मान लेते हैं। तो क्या किया, यहां से मान लो एक्स डिस्टेंस पे होगा, उधर से कितने डिस्टेंस पे होगा, 1 माइनस होगा। और यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। मतलब इधर इसके कारण E1 है, इसके कारण अगर E2 है, तो दोनों अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दोनों के कारण क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होगा, तभी वहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो आप E1 निकालिए और E2 निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। कितना बालक? और कोई बताइए। तब क्या कर रहे हो, कुछ और नया कर रहे हो क्या? अच्छा वो गलत है तो कुछ और, चलो नया बताओ। अच्छा छोड़ो, कुछ और नया बताइए। देखो बालक E1 कितना होगा, सॉरी चलो ठीक है, E1 इसके कारण है, तो बताइए कितना होगा। E1 पहले निकाल लीजिए, G 100/x²। ऐसे E2 कितना होगा, G 10,000/1 माइनस से क्या होगा, स्क्वायर। अब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वहां क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट पे। उसके लिए क्या करना होगा बालक, उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल होने चाहिए दोनों। ठीक है आगे देखिए तब, तो अगर इक्वल करेंगे तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2। E1 कितना होगा, G इंटू 100/x² इज इक्वल टू G इंटू 10,000/1 माइनस। अब देखो क्या होगा, G से G गया, ये 2 0 से 2 0 गया, यहां क्या मिला बालक, 1/√2
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही होल स्क्वायर वाला मेथड मत लगा देना, मना किया था कल। क्या करना है अब इसमें, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो वहां कितना आएगा 1 बाई एक्स, यहाँ कितना आएगा वाला 10 अपॉन प्लस माइनस में आएगा क्या, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। प्लस लेके पहले सॉल्व किया जाए, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 माइनस एक्स, कितना मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10x, ये इधर गया देखो 11x इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया 1 बाई 11 मीटर। एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं क्या होता है, शायद एक आध पॉइंट और मिल जाए। अगर माइनस लेकर के बालक सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 1 माइनस, मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बालक, तो माइनस 10x प्लस x कितना आएगा माइनस 9x, तो x कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन। ठीक है, अब आप जानते हो कि डिस्टेंस जो होता है बालक वो नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, गलत होगा। कौन सा सही है 1 बाई 11 मीटर। अब एक बात बताओ, अच्छा सभी लोग अच्छा इसके बीच में ही लेते हैं, इसके बाहर कहीं जीरो हो सकता है क्या, इसके बाहर भी तो न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है कहीं भी, या इस साइड या उस साइड, न्यूट्रल पॉइंट उसके बाहर भी, उसके बाहर कहां पे हो सकता है, कितने डिस्टेंस पे होगा, तो एक्स को वही आएगा, करके बताओ थोड़ा क्यों, कहाँ रेडियस दिख रहा है भाई तुमको, उसका रेडियस कोई स्फीयर है क्या कि रेडियस निकाल रहे हो, तो जीरो होगा कि नहीं हम ये जानना चाह रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस पे होगा, देखो बड़ा नल पॉइंट निकालने के लिए वहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, चलिए सपोज करते हैं इसके बाहर एक पॉइंट है P मान लेते हैं, जहां पर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है या नल पॉइंट है। तो एक बार चेक करते हैं क्या नल पॉइंट होगा या नहीं होगा, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वहां वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसके कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर, ये होगा, होगा क्या, उसके कारण कितना होगा 10,000 के कारण बालक उसी डायरेक्शन में होगा, कितना। अब एक बात बताओ, यही E1 और E2 होगा और कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो है नहीं। अब एक बात बताओ, कभी भी दो वेक्टर अगर एक साथ पैरेलल है, कहीं डायरेक्शन में है, क्या उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए इसके बाहर नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाहर नल पॉइंट नहीं मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता समझ में आ रहा है। अब समझो मैं यहां पे खड़ा हूं, अब हमें दो लोग मिलके खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारे ऊपर कभी भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, या मैं इक्विलिब्रियम में रह सकता हूं, नहीं रह सकता हूं। हाँ, लेकिन अगर मुझे एक लोग इस साइड खींचे और एक लोग इस साइड खींचे और दोनों सेम फोर्स से खींचे, तब मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगा और मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बालक, तो आप ये केस जरूर देखेंगे कि कहीं भी पूछे, अगर एक बार अंदर भी चेक करिए और बाहर भी चेक करिए कि क्या इसका जो भी दो आप निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप हमेशा डायरेक्शन देखेंगे, कहीं उस पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में तो नहीं आ रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वहां पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। उसके लिए कंडीशन पहला ये होना चाहिए कि दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन अपोजिट होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, तभी हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसे अगर मैं उस साइड भी ले लूं तब भी क्या एक ही डायरेक्शन में होंगे क्या, उन दोनों के बाहर अगर ले लूं उधर उस साइड, तब भी दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। तो इसके बाहर नल पॉइंट नहीं मिल सकता है, जब भी मिलेगा इसके बीच में ही कहीं पे मिलेगा नल पॉइंट, सॉरी न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है क्या? गुड। चलिए, अभी तक तो बालक हमने जो पढ़ा वो पॉइंट मास के कारण हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाला। अब निकालेंगे कि अगर हमारे पास बॉडी दिया रहा, यूनिफॉर्म बॉडी कोई भी रहा, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली बॉडी। अब मान लो बालक हमको ऐसे ही कोई भी एक बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, जिसके कारण एक पॉइंट P ले लेते हैं, मान लेते हैं, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे बालक, हमने तो अभी तक पढ़ा है पॉइंट मास के कारण, तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे जिसका मास बहुत स्मॉल होगा, कितना D, और यहां से मान लेते हैं ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी बालक, बहुत स्मॉल होगी, मान लेते हैं DE। तो DE कितना, G dm अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। अब मुझे अगर पूरे बॉडी की निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन G इंटू dm अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो आपको केवल फार्मूला याद रखना है, तो जल्दी थोड़ा नोट करिए, मैं फार्मूला लिखवाता हूँ। हो गया बालक? चलिए आगे देखिए, तब बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, एक हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, जिसका लेंथ सपोज करते हैं कितना बालक, L के बराबर है, और इसका मास सपोज करते हैं M के बराबर है। और इसी एक्सिस के लॉन्ग यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहां पे हमको बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो चलो एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे। हम क्या करेंगे बालक, सपोज करेंगे इसका एक छोटा सा पार्ट, इसका पार्ट कट करेंगे, जिसका मास कितना होगा, dm होगा, और इसका लेंथ कितना होगा, dx होगा, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे होगा ये, या dr मान लीजिए, और यहां से कितने डिस्टेंस पे है बालक, r डिस्टेंस पे है। फिर वही काम, इंटीग्रेट करेंगे
और फाइंड करेंगे। फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा मैं वो लिख रहा हूं, ये आएगा बालक g m अपॉन x इंटू एल प्लस एक्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा किसी भी रॉड के कारण, और इसी एक्सिस के लॉन्ग बात की है। ठीक है, क्या चीज? जो पढ़े हो बालक, जो पढ़े हैं सब तैयार रखिए। कल के टेस्ट में रोटेशन और ग्रेविटेशन दोनों रहेगा। कहाँ बहुत बड़ा है, तो तुम लोग इतने ढेर सारे क्वेश्चन किए हो इसलिए बड़ा लग रहा है। 11 नहीं है। जब ग्रेविटेशन खत्म होगा तो पूरा फर्स्ट लेकर के ग्रेविटेशन तक रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर का कंबाइन। हो गया? चलिए आगे देखिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। एट सेंटर लिख लेना। ठीक है, सेंटर पे निकालना है हमको। एक सर्कुलर आर्क लेंगे कुछ इस तरीके से, ये सपोज करते हैं इसका सेंटर, और रेडियस सपोज करते हैं कितना बालक, आर के बराबर है। अगर ये सर्कुलर आर्क है बालक, तो ये देखो यहाँ कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तब हमको बताना है, और इसका मास सपोज करते हैं कितना है, m के बराबर है। तब हमको कहा दवा खा के आए हैं, तो ऐसा कौन दवा? नींद वाली? नींद वाली गोली खा के आए? हाँ, अभी है? अभी बुखार है तुमको? है? कोचिंग क्यों आए? ताकि और बीमार हो जाओ? फिर तो बीमार आए करो तो आराम किया करो। अच्छा बताओ, आए हो, सो रहे हो, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हो सकता है ऊपर जा रहा हो, वैसे भी नहीं समझ में आना है, नहीं आओगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर आराम कर लिया करो, उससे अच्छा 1-2 दिन। ठीक है, आगे देखो बालक। हाँ, इसके कारण हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे बालक एक चीज आप पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ डेंसिटी इसका निकालने की कोशिश करते हैं। एक डेंसिटी नाम लेंगे जिसको बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी या मास डेंसिटी। जानते हैं मास डेंसिटी क्या होगा इस केस में? अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी की बात करूं, नाम सुने हो गया कभी? इसको बालक लैम्डा से डिनोट करेंगे। इसको याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो सब कुछ यही रहेगा। क्या होता है ये होता है बालक मास अपॉन लेंथ। ये किसके बराबर होता है? अगर हमसे पूछा जाए बताइए लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, क्या बताएंगे? मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? लैम्डा के बराबर है। अच्छा, तो लैम्डा क्या बताएगा?
तो लैम्डा मास कितना है बालक, m है। इसका लेंथ निकाल सकते हैं क्या, मुझे बता सकते हैं लेंथ कितना होगा इस आर्क का, इस आर्क का लेंथ बता सकते हैं कितना होगा। देखो बालक एंगल अल्फा दिया है, रेडियस कितना दिया है r, तो आप कभी पढ़े एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क किसके बराबर होगा, रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कितना है r है, एंगल कितना है अल्फा, लेकिन एंगल को बालक ध्यान रखना, इसको हम लोग रेडियन में लेते हैं, इसका यूनिट किस में होना चाहिए, रेडियन। ये होता है लैम्डा की वैल्यू। तब देखो बालक यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होता है 2g लैम्डा अपॉन a साइन अल्फा बाई 2। 2g लैम्डा बाई a इंटू साइन अल्फा बाई 2। अच्छा देखो भाई, एक यहाँ रेडियस वाला r लिए हैं तो यहाँ पे r रहेगा, ये नहीं रहेगा। आगे चलिए बालक, देखो सर्कुलर आर्क कारण अगर आप निकाल लिए हैं, तो अगर मैं पूछूं बताइए पूरे सर्कल के कारण कितना होगा, तो बता सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर सर्कुलर बॉडी कितना होगा बता सकते हैं आप। देखो बालक अगर ये पूरा का पूरा सर्कल हो जाए तो अल्फा को क्या होना पड़ेगा, अल्फा को क्या होना पड़ेगा 360, उसमें वैल्यू पुट करिए तब कितना आएगा, E इज इक्वल टू 2g लैम्डा अपॉन r इंटू साइन 360 बाई 2, अल्फा बाई 2 है, 360 बाई 2 कितना होगा 180, साइन 180 कितना होता है बालक, तब कहां से तुम लोगों को कुछ होगा भाई, तुम लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। चलो सर्कल लिख लो, उसको नोट करो कि सर्कुलर बॉडी के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होता है, नोट करो। चलो इसी में आ गया ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, अगर सेमी सर्कल हो जाएगा तब अल्फा कितना होगा, बोलो।
चलो नोट करो। चलो आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अगर एक स्फेरिकल शेल समझ रहे हो बालक, जो अंदर से क्या हो, खोखला हो, इसका मान लो रेडियस कितना है, r है, और इसका मास कितना सपोज करते हैं, m के। इसमें कुछ केस लेते हैं बालक, जैसे अगर हमको इसके बाहर निकालना, एक पॉइंट P है जो कि इससे क्या है, बाहर है, और ये सेंटर है, ठीक है। इसके बाहर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, या आउट, पहला केस ले सकते हैं आउटसाइड द स्फीयर, या ले सकते हैं कि जब हमारा स्मॉल r क्या हो, कैपिटल R से बड़ा हो। यही बोल सकते हैं, जब स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से बड़ा होगा तभी तो ये बाहर जाएगा। कैपिटल R रेडियस है, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस निकालना है। आउटसाइड कितना होगा, देखो अगर इस स्फीयर के बाहर अगर पूछे आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो उस समय इस स्फीयर को एक पॉइंट मास की तरह सपोज करेंगे, तब गलत। अब आप पॉइंट मास के कारण पढ़े हैं क्या, जी m अपॉन r स्क्वायर, जी m बाई r स्क्वायर। दूसरा केस, अब ये पॉइंट P अगर मान लो इसके सरफेस पे आ गया, स्फीयर के सरफेस पे आ गया, तो दूसरा केस रहेगा एट द सरफेस। एट द सरफेस अगर होगा बालक, को स्मॉल r को क्या होना पड़ेगा, कैपिटल R के बराबर होना पड़ेगा। बोलो, स्मॉल r को किसके बराबर होना पड़ेगा, कैपिटल R के। अगर ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। सभी डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से, ध्यान रखना। तो इस केस में बालक कितना होगा, जी m बाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। एक इसके अंदर चले जाइए, तीसरा इनसाइड द स्फीयर, मतलब r इज लेस देन क्या हो जाए, r। अगर स्मॉल r की वैल्यू r रेडियस से छोटा हो जाएगा तो वो पॉइंट कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, क्या, इनसाइड द स्फीयर। कितना होगा, अच्छा, बहुत सही। क्या करना, इसका छोटा सा पार्ट कट करना, ठीक है। अब यहां फिर डेंसिटी के टर्म में निकालोगे तो हम लोग निकालेंगे, अगर स्फीयर की बात किया है बालक, तो यहां पे पढ़ेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको रो से डिनोट करना, फिर इंटीग्रेट करना जैसे उसको किए थे। अब स्फीयर का वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही होगा, दूसरा बात करते हैं बालक सॉलिड स्फीयर। ये किसके लिए बात की, स्फेरिकल शेल बोले तो ऑलवेज स्फीयर आप बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ये हो गया। हो गया, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर की बात किया है बालक, तब ऐसा समझ लेना कि हम लोग अर्थ के केस में ही सेम केस लेने वाले हैं, क्योंकि अर्थ या कोई भी प्लेनेट अगर है तो हम स्फेरिकल लेके चलते हैं, ठीक है। या कोई भी सैटेलाइट है, या जितने भी प्लेनेट है, सबको क्या सपोज करके चलते हैं हम लोग, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट यूज होगा उसमें।
कहीं पे भी अगर हम यूज करेंगे किसी भी प्लेनेट के लिए या सैटेलाइट के लिए, यही फार्मूला यूज होगा। शेल वाला नहीं यूज होगा। कौन सा यूज होगा? सॉलिड स्फीयर वाला यूज होगा। चलिए सब कुछ वैसे रहने दे, तो इसको क्यों मिटा दिया? सब कुछ वही रहना था। तो अब इसको याद रखना, एक एक फार्मूला, एक एक चीज, इलेक्ट्रोस्टैट में सब कुछ चार्ज में कन्वर्ट होगा और एक एक फार्मूला वही रहेगा। बस चार्ज की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी मास की जगह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बाकी सभी फार्मूले वही रहेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज होगा। हाँ, अगर सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं बालक, फिर से आउटसाइड द स्फीयर, पहला केस मतलब जब स्मॉल आर क्या हो, रेडियस से बड़ा हो, तो बाहर चला जाएगा पॉइंट। आउटसाइड द स्फीयर इसको आप बोल सकते हो, या फिर बाहर, स्फीयर के बाहर। तो इस केस में बालक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, जब इक्वल हो जाए तो उस केस में कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या रेडियस के बराबर हो जाएगा। तीसरा, तीसरा क्या होगा बालक, इनसाइड मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर। जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर। देखो जो कैपिटल आर है वो स्फीयर का रेडियस है, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कौन चेंज हो रहा है, ये स्मॉल आर चेंज हो रहा है केवल। अगर मैं पूछूं इस सॉलिड स्फीयर केस में कि बताइए सेंटर पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा बालक, तब तो उसके लिए आर को क्या होना पड़ेगा, सेंटर पे आ गया मतलब आर क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आर जीरो हो जाएगा तब ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे बताओ, अगर मैं अर्थ के सेंटर में पूछूं बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कितना होगा, जीरो। आ रही बात समझ में? अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इफ या एट सेंटर ई कितना होगा बालक, जीरो। क्यों होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। याद है? आगे देखो, अब हम लोग एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और उसके सेंटर के अलॉन्ग एक पॉइंट लिया जाएगा और उस पॉइंट में बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, इसके कारण इसी सेंटर के अलॉन्ग एक पॉइंट पी यहां लेते हैं और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट या along the center of सर्कल। अब एक देखो सर्कुलर बॉडी है कुछ इस तरीके से, थोड़ा ऐसे रखा हुआ है, जिसका रेडियस मान लेते हैं बालक a के बराबर है, और यहां से इसके सेंटर के लॉन्ग ये पॉइंट P है जो कि x डिस्टेंस पे है, और हमको बताना है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। मतलब ये लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर रही है, और यहाँ पे एक पॉइंट P हमने ले लिया है, और इसका मास सपोज करते हैं कितना बालक, m के बराबर है। तो देखो फिर से वही काम करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट कर लें, तो बहुत स्मॉल मास कितना हो जाएगा, dr। तो इसके कारण यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। अच्छा ये डिस्टेंस पता है कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, या रूट में अंडर रूट होगा, अंडर रूट में को पावर 1/2 लिखा सकता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस हमको पता है, रेडियस बता रहा है, ए किसका, सर्कल का है, ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तब यहां पे अगर मैं बालक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू अगर फाइंड करूं, तो ये आएगा जी एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स।
ये एक्स स्क्वायर रहेगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा बताओ, अगर मैं इसके सेंटर पे पूछूं तब कितना होगा? एट सेंटर, अभी पढ़े थे सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है क्या? अब यहां देखो कैसे होगा, अगर सेंटर पे पूछेगा तो उसके लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? 0। अगर यहाँ एक्स 0 करोगे तो पूरा टर्म क्या हो गया? 0। चलो एक जाना नाम सुना हुआ तुम लोग ने, ग्रेविटी का नाम तो आप सुने होंगे, ठीक है? ग्रेविटी मूवी देखे हो? है तो देखा है ग्रेविटी मूवी? आज जाके सब लोग देख लेना ग्रेविटी। देखो आगे वाले किसी में बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी का नाम सुने हो कि नहीं इसका नाम? ग्रेविटी, चलो तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप बोलते हो गुरुत्वीय त्वरण हिंदी में। नाम सुने आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने जो वाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर तुमसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछे, सब कुछ सेम, ठीक है? लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखिए, मिला दिया सब। अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो अर्थ के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको किससे डिनोट करते हैं बालक? स्मॉल जी से। स्मॉल जी भी किसके बराबर होगा? जी इज इक्वल टू क्या? एफ अपॉन एम। जैसे अगर हम हवा में इसको फेंक दें, ठीक है, एक बार इसको फेंक दें और एक बार इसको फेंक दें ऊपर, ठीक है, क्या दोनों पे ग्रेविटी सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कभी भी मास पे डिपेंड, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? वो किस पे डिपेंड करेगा? जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो इसी को सेम बालक जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? जीएम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? वही फार्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होगा? जीएम बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की बात करें, सपोज करते हैं बालक ये हमारी अर्थ है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर के बराबर है। अर्थ का रेडियस पता है क्या आपको? अर्थ का रेडियस पता है? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। इस केस में जी की वैल्यू कितना होगा? जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। पढ़े हो सरफेस पे? अर्थ का बालक देखो, जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अर्थ का मास पता है? मास ऑफ द अर्थ, ये एम क्या बता रहा है? मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास पता है?
मास ऑफ अर्थ अप्रॉक्स 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, इसके अप्रॉक्स होता है अर्थ का मास। और अब जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है। अगर ये मास आपको पता चला गया, रेडियस पता चला, पूरा वैल्यू पुट करें तो स्मॉल जी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए कितना आता है अप्रॉक्स, वो भी जो आता है अप्रॉक्स आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होता है अर्थ के लिए जी की वैल्यू। चलिए बालक, ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है वो मास के टर्म में है क्या। एक फार्मूला और पढ़ेंगे डेंसिटी के टर्म में, सेम फार्मूले को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक है, जी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी सपोज करते हैं कितना है, रो। अर्थ का डेंसिटी सपोज कर लें किसके बराबर है, रो के बराबर है। देखो ये सब फार्मूले तुम्हें डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डेंसिटी टर्म में फार्मूला क्या होगा। तो इस केस में देखो बालक, मास को रिप्लेस करेंगे, हमको ये फार्मूला पता है G इक्वल टू gm/r², ये तो आप जानते हैं। अच्छा, ये दोनों तो अर्थ के आर अर्थ का रेडियस है, जी आपको पता ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्या दोनों चीज कांस्टेंट है क्या, क्योंकि अर्थ का रेडियस भी फिक्स है और जी भी क्या है, फिक्स है, मास भी फिक्स है क्या, ठीक है। लेकिन इसको डेंसिटी के टर्म पढ़ना है। तो बालक अगर डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं क्या, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, अब बता सकते हो अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा। अब अर्थ आप जानते हो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। m को वैल्यू रखो तो g देखो क्या आ जाएगा, कैपिटल G बाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, केवल आर मिलेगा, तो जी कितना आएगा मालक, 4/3 पाई रो जी आर। सही है क्या, देखो तो 4/3 पाई हो गया, रो रहेगा, एक आर बचा है और एक जी, ठीक है। तो ये डेंसिटी के टर्म में फार्मूला होता है, रो जहां डेंसिटी है, डेंसिटी के टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है।